बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली किसे कहा जाता है, इसमें दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आप देख रहे होंगे। एक वर्ड है कॉस्ट और दूसरा वर्ड है कैपिटल। कैपिटल को अगर हम पहले समझें कैपिटल किसे कहते हैं, तो कैपिटल जो है वो एक अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर सरमाए को कहा जाता है। ऐसा अमाउंट जो ओनर की तरफ से कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए उसको हम कैपिटल कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। लेकिन फाइनेंस के अंदर कैपिटल थोड़ी ब्रॉडर टर्म है। कैपिटल के अंदर सिर्फ ओनर का कंट्रीब्यूटेड अमाउंट नहीं आता, बल्कि कैपिटल के अंदर वो तमाम इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जो कि एसेट्स के ऊपर हो रही होती हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइडर से आ रही हों या ओनर कंट्रीब्यूट कर रहा हो। तो कैपिटल कौन कौन से हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल पे अगर मैं बात करूं फाइनेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टाइप्स ऑफ कैपिटल में हमारे पास नंबर 1 कॉमन स्टॉक, नंबर 2 प्रेफर्ड स्टॉक और नंबर 3 डेट्स। कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक और डेट्स, ये तीन हमारे पास जो है वो कैटेगरीज होती हैं कैपिटल्स की। तो कैपिटल इस वक्त जो सबसे पहला है कॉमन स्टॉक, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉमन स्टॉक किसे कहते हैं? कॉमन स्टॉक वो अमाउंट है जो कि ओनर की तरफ से कंपनी में कंट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन ये कौन से शेयर्स होते हैं? जो शेयर्स जिन पर जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट फिक्स नहीं होता, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। तो जो कॉमन स्टॉक परचेज करते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हमारे पास पहली कैटेगरी है। इनका प्रॉफिट फिक्स नहीं होता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रेफर्ड स्टॉक भी ओनर की तरफ से आने वाला अमाउंट है, लेकिन इसमें फ़र्क जो है वो ये कि प्रेफर्ड स्टॉक पे जो प्रॉफिट होता है वो फिक्स रेट से आपको मिल रहा होता है और इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। ये बात हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस की है। एक और जो हमारे पास है वो डेट। डेट जो है वो ओनर का अमाउंट नहीं है, बल्कि ये हमने कर्जे लिए हुए हैं, मार्केट से हमने पैसे आउटसाइडर से लिए हुए हैं कंपनी के अंदर, और ये हमें कुछ टाइम के बाद उनको रिटर्न कर देने हैं। और डेट्स हासिल करने की सोर्स जो है वो हमने पढ़ी थी बॉन्ड्स, जो कि सबसे बड़ी सोर्स है। उसके अलावा भी अदर हमारे पास सोर्सेस हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है बॉन्ड्स डेट के लिए। तो ये तीन सोर्सेस से हमारे पास अमाउंट आता है। तो अब हमने कैपिटल की टाइप्स पे तो बात की, तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है कॉस्ट। कॉस्ट का जो वर्ड है इस चैप्टर के अंदर, कैपिटल पे बात कर ली, अब कॉस्ट पे बात करने जा रहे हैं। जो कॉस्ट का वर्ड है इस चैप्टर में, कॉस्ट ये बताती है कि कैपिटल से जो आपके पास अमाउंट आता है, जो भी आपको कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है वो फ्री में प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ ज़रूर चाहता है। तो अगर कोई कंपनी फाइनेंस एक्वायर करेगी तो उसको उसके रिटर्न में जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो उस कंपनी के कैपिटल की कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट जो है वो अगर ये तीन सोर्सेस हैं कैपिटल की, तो फिर इन तीनों की कुछ ना कुछ कॉस्ट आ रही होगी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कॉस्ट में KS की, KS जो है वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक है। कॉमन स्टॉक के ऊपर जो अमाउंट कंपनी की तरफ से दिया जाए वो KS कहलाता है, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक। और अगर हम सेकंड बात करें तो KPS, KPS है कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर जो अमाउंट दिया जाएगा वो KPS से डिनोट किया जाता है, ये इसकी साइन है। और नंबर 3 है KD। KD है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो हमारे पास ये जो डेट से आपके पास पैसे आते हैं, इसके ऊपर जो अमाउंट पे किया जाए वो कॉस्ट ऑफ डेट कहलाता है। तो कॉस्ट की यहाँ पर साइन K है, K से आपने कॉस्ट को शो करना है। अब कॉस्ट कॉमन स्टॉक की भी है, प्रेफर्ड स्टॉक की भी है और डेट्स की भी है। तो अब हमने दोनों चीज़ों पे बात कर ली है कि कैपिटल किसे कहते हैं और कॉस्ट किसे कहते हैं, और उन दोनों की हमने यहाँ पर तीन टाइप्स जो है वो मेंशन भी कर दी हैं। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमने जो अमाउंट कॉमन स्टॉक से हासिल किया है, इस पर जो कॉस्ट है वो हमें तकरीबन 18% बेयर करनी पड़ रही है। ये कॉस्ट कौन से स्टॉक की है? कॉमन स्टॉक की कॉस्ट है, जो कि 18% तक बेयर करनी पड़ रही है। और प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट फॉर एग्जांपल 15% है। अगर किसी ने प्रेफर्ड स्टॉक ख़रीदा हुआ है कंपनी का, तो कंपनी को जो उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है वो 15% है। और डेट की जो कॉस्ट है वो फॉर एग्जांपल 12% है। 12% आपके पास कॉस्ट जो है वो
डेट की कॉस्ट है। तो इस तरह तीनों कॉस्ट हैं, ये क्वेश्चंस में गिवन होती हैं, मैंने आपको अभी अपने पास से एज्यूम करके बता दी हैं कि ये 3 कॉस्ट आ रही हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि मेरे पास जो कॉस्ट है कैपिटल की वो कितनी है, तो आप उसका जवाब इस तरह देंगे कि सर जो कॉमन स्टॉक की कॉस्ट है वो 18% है, जो प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट है वो 15% है, और जो डेट की कॉस्ट है वो 12% है। लेकिन मैं आपसे कहूँ मुझे अलग अलग ना बताएं, मुझे एक अमाउंट बताएं कि जो आपने कैपिटल कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। अगेन फिर आप सोचेंगे कि हमें तो एक कॉस्ट नहीं 3 कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही हैं, लेकिन अब आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर डाटा में वेरिएशंस हों, डाटा अलग अलग वैल्यूज़ रिपोर्ट कर रहा हो और हमें उसको किसी सिंगल वैल्यू के ऊपर लेकर आना हो, तो फिर सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है एवरेज। यानी आप उसका एवरेज कैलकुलेट कर लें तो वो सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये जो 3 कॉस्ट अलग अलग बेयर करनी पड़ रही हैं, आप इन तीनों का एवरेज कैलकुलेट कर लें तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो अब अगर मैं यहाँ निकालूँ एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, EC कहते हैं इन शॉर्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये 18% है, ये 15% है और ये 12% है। तो इन तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड अगर हम कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 15%। तो ये 15% है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपने कैपिटल कंपनी में कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो किसी भी सोर्स से कंट्रीब्यूट किया हो, वो कॉमन स्टॉक से आया हो, वो प्रेफर्ड स्टॉक से आया हो या वो डेट के थ्रू आया हो, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी बेयर करनी पड़ रही है, तो आप कहेंगे 15% बेयर करनी पड़ रही है। ये उसकी एवरेज कॉस्ट हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि एवरेज कॉस्ट हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो एक टर्म है, एक कंडीशन है, वो आपको पता होनी ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एवरेज निकालते हैं तो बुनियादी तौर पे ये तीनों सोर्सेस से जो अमाउंट आ रहा है उसको इक्वल कंसीडर करता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि कॉमन स्टॉक की कॉस्ट 18% है, प्रेफर्ड की 15 है और डेट की 12 है और तीनों को प्लस करके डिवाइड भी 3 पर किया, इसका मतलब आपने तीनों को बराबर हैसियत दी है। अगर तीनों को बराबर हैसियत दे दी, एक इक्वल स्टेटस में आप लेकर आ गए हैं, तो इसके लिए तीनों सोर्सेस से हासिल होने वाला अमाउंट भी सेम होना ज़रूरी था। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम कॉमन स्टॉक से ज़्यादा पैसे एक्वायर करते हैं, प्रेफर्ड से कम एक्वायर करते हैं और डेट से हम जो है वो कॉमन से थोड़ा सा कम लेकिन प्रेफर्ड से ज़्यादा एक्वायर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें कि 100 रुपये अगर हमने हासिल किए हैं, तो उसमें से फॉर एग्जांपल हमने 50 रुपीज़ कॉमन स्टॉक से हासिल किए, 30 रुपीज़ हमने डेट से हासिल किए और 20 रुपीज़ हमने प्रेफर्ड स्टॉक से हासिल किए। चूँकि इन तीनों के अमाउंट इक्वल नहीं हैं, अलग अलग अमाउंट आ रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि इन तीनों की हैसियत बराबर है 100 रुपये के अंदर। 100 रुपये में तीनों की हैसियत जो है वो चेंज हो रही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस 100 रुपीज़ में कॉमन स्टॉक की बन रही, क्योंकि उसका जो शेयर है 100 रुपीज़ में वो 50% तक है। इसी तरीके से सेकंड इंपॉर्टेंस डेट के ऊपर जा रही है। तो अगर तीनों की इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं है तो फिर आप एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकाल सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तीनों को बराबर हैसियत दे देता है। अगर अब आपको पता लग चुका है कि तीनों की इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं है, तीनों अलग अलग अमाउंट एक्वायर किए जा रहे हैं, इनका वेटेज अलग अलग है, तो अगर हम इनको इनके वेट्स के लिहाज से मुराद ये है कि जिससे ज़्यादा अमाउंट आया उसको वेटेज भी ज़्यादा देना है, जिससे कम अमाउंट आया उसका वेटेज कम बन रहा है। तो अगर हम उनके वेट के लिहाज से कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो उसको हम कहते हैं वैक। वैक स्टैंड्स फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करेगा कि ये सिंपल एवरेज नहीं निकाल कर देगा, तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देगा, बल्कि ये क्या करेगा, ये तीनों को उनके वेट के लिहाज से इंपॉर्टेंस देकर कॉस्ट कैलकुलेट करके देगा। तो यही हमारा जो मेन पार्ट है वो वैक है, और वैक का फॉर्मूला WSKS प्लस WPS KPS प्लस WD और KD 1 माइनस % ऑफ टैक्स।
ये फॉर्मूला है आपके पास वैक को कैलकुलेट करने का। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इस W की, तो ये वेट ऑफ कॉमन स्टॉक है। फिर अगर हम KS की बात करें तो वो कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक है। इसी तरीके से WPS वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, और KPS क्या है, वेट कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें WD की, तो वो है वेट ऑफ डेट, और KD है कॉस्ट ऑफ डेट। लेकिन जब हम डेट की बात करते हैं तो उसमें से 1- ऑफ टैक्स करवाते हैं। अब 1- ऑफ टैक्स का फैक्टर सिर्फ डेट वाले पोर्शन में है, और इन दोनों पोर्शन में डेट टैक्स का जो है वो कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अच्छा, ऐसा क्यों है कि डेट के ऊपर ही खाली टैक्स का इम्पैक्ट जा रहा है, उसकी कॉस्ट पर जा रहा है, बाकियों पर नहीं होता? ये एक डिटेल डिस्कशन है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले भी हम अपने मेन पार्ट पे रहते हैं कि तीनों सोर्सेज से जो अमाउंट आ रहा है, उन तीनों सोर्सेज के चूँकि वेटेज अलग अलग थे, तो हमने उसको वेट के लिहाज से कंसीडर करते हुए हमने ये एक फार्मूला डिज़ाइन किया। इस फार्मूले को सॉल्व करके जो अमाउंट आना है उसको कहते हैं वैक, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इस फार्मूले में अगर हम गौर करें तो हमारे पास WS KS दो वेरिएबल्स हैं, WPS KPS ये दो वेरिएबल्स हैं, WD KD ये दो वेरिएबल है, और एक टैक्स की परसेंटेज। इसका मतलब टोटल 7 फैक्टर्स हैं इस फार्मूले में। 1 तो फार्मूले का है, तो ये जो 1 है ये फार्मूले का है, लेकिन बाकी 7 फैक्टर्स हैं। तो टैक्स की जो परसेंटेज है ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, और अगर कभी गिवन ना हो और आपको ये सॉल्व करना हो तो टैक्स की परसेंटेज 40% एज्यूम की जा सकती है, लेकिन टैक्स की परसेंटेज को निकालना नहीं होगा, ये गिवन होगी या एज्यूम होगी। बाकी जो 6 फैक्टर्स हैं, ये 3 W's और 3 K, इनको हम देखते हैं कि ये अगर क्वेश्चन में मिस कर दिए जाएं तो ये कैसे निकाले जा सकते हैं, इनका कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो इसके लिए आपके पास, अगर मैं वेट्स की बात करूं तो वेट्स में WS को निकालने का फॉर्मूला है कॉमन इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब है टोटल कैपिटल, क्योंकि इसमें हर सोर्स से आने वाला अमाउंट ऐड है। और लेकिन हम इस टोटल में शेयर किसका कैलकुलेट कर रहे हैं इस वक्त? कॉमन इक्विटी का, कि जो कॉमन की सोर्स से पैसे आए हैं उसका शेयर टोटल एसेट्स यानी टोटल कैपिटल में कितना है। तो अगर हम डिवाइड करा दें तो ये इसका वेट बन जाएगा। अब ये वेट फॉर एग्जांपल कि अगर ये 1 लाख की अमाउंट है और ऊपर 50,000 है, तो 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे तो 0.5 यानी 50% वेटेज आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम WPS निकालना चाहते हैं तो प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो अब आपके पास जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक का वेट निकालना है। तो अगेन नीचे वाला फैक्टर तो सेम है, क्योंकि वेट तो टोटल एसेट्स में से ही निकाला जा रहा है। अब चूंकि हम प्रेफर्ड स्टॉक का वेट निकाल लें तो ऊपर प्रेफर्ड स्टॉक आ जाएगा, सेकंड सोर्स का वेट बन जाएगा। और लास्ट है WD मतलब वेट ऑफ डेट्स। तो वेट तो नीचे तो आपको पता है कि टोटल एसेट्स ही आना है, क्योंकि हमने वेट टोटल एसेट्स में ही निकालना है। ऊपर हमारे पास आ जाएंगे डेट्स मतलब जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। तो अगर आप अपनी टोटल लाइबिलिटीज़ को टोटल एसेट्स पे डिवाइड करा दें तो आपके पास जो वेट बनेगा वो डेट का वेट कहलाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर इनमें से कोई सा भी W यानी वेट मिस कर दिया जाए या तीनों ही मिस कर दिए जाएं तो आप इस तरह से तीनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वेट क्वेश्चन में मिस करेगा तो फिर वो टोटल एसेट्स भी बताएगा और उसके अलावा वो कॉमन इक्विटी, प्रेफर्ड इक्विटी और डेट के अमाउंट भी बताएगा। तो वेट आपको खुद बनाना होगा। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं KS, KPS और KD पर, तो अगर इन तीनों को अगर मिस कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल कि वो आपसे कहता है कि KS नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इसको आपको निकालना होगा, तो मैं यहाँ KS को सॉल्व करवा रहा हूँ फॉर KS वर्किंग।
अगर हम KS की बात करें तो KS क्या है? कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक है। और कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक के अंदर दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब यहाँ समझना होगा। इंटरनल मीन्स ये है कि आपने जो प्रोजेक्ट नया स्टार्ट किया उस प्रोजेक्ट के लिए आपने ओनर्स के प्रॉफिट को यूज़ किया है। ओनर का प्रॉफिट कंपनी के अंदर मौजूद होता है जिसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो रिटेन अर्निंग अगर ओनर का ही प्रॉफिट है वो कंपनी में मौजूद है और आप किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मौजूदा ओनर्स के प्रॉफिट को, स्टोर प्रॉफिट को जो आपके पास पड़ा हुआ है, अगर आप उसी प्रॉफिट को इस्तेमाल करें किसी नए प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए तो वो बुनियादी तौर पे इंटरनल इक्विटी इस्तेमाल हो रही है। कॉमन स्टॉक की इंटरनल इक्विटी इस्तेमाल हो रही है, इंटरनल सोर्स यूज़ हो रही है। अभी आपने उनके प्रॉफिट को ही इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो कि आपके पास प्रॉफिट इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है और आपको लाजमी तौर पे मज़ीद पैसे एक्वायर करने के लिए बाहर पब्लिक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, नए शेयर्स मार्केट में इशू करने पड़ेंगे और नए शेयर्स होल्डर बनाने होंगे जो कंपनी में पैसा प्रोवाइड करेंगे, तो अब समझ लें कि अब ये बन गई एक्सटर्नल इक्विटी। वजह ये है कि अब हमने बाहर वाले लोगों को भी इन्वॉल्व कर दिया। बाहर वाले लोगों से हमने कोई कर्जा तो नहीं लिया, लिए तो शेयर्स के थ्रू ही पैसे हैं, यानी वो ओनर की ही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये ओनर न्यू हैं। अब ये ओनर वो नहीं है जो पहले से कंपनी में थे। जो पहले से मौजूद कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो पहले से प्रॉफिट अपना कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट कर चुके थे, जो पहले के ओनर्स हैं कंपनी के अंदर, उन्होंने पैसे तो पहले प्रोवाइड कर दिए, लेकिन उनका प्रॉफिट भी कंपनी में रिटेन होता है, जिसको रिटेन अर्निंग, आप वाकिफ़ होंगे इस नाम से, रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो अगर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हम उनके जो प्रॉफिट्स हमारे पास मौजूद हैं उस प्रॉफिट को ही हम यूज़ कर लें उस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के अंदर, और हमें किसी बाहर वाले शेयर्स होल्डर को इन्वॉल्व ना करना पड़े, कोई नए शेयर्स इशू ना करने पड़ें। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट की अमाउंट बहुत बड़ी है और प्रॉफिट जो स्टोर किया हुआ था आपने रिटेन अर्निंग के नाम से, जिससे आप फाइनेंसिंग चाहते थे कि हो जाए, लेकिन चूंकि वो इतना बड़ा अमाउंट है कि उस सोर्स से सिर्फ फाइनेंसिंग नहीं हो सकती, तो अब आपको मजबूरन न्यू शेयर्स होल्डर को कंपनी में इन्वॉल्व करना पड़ता है, नए शेयर्स को इशू करना पड़ता है और उसी से आपके पास पैसे आ रहे होते हैं। तो फिर वो बन जाती है आपके पास एक्सटर्नल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल का फ़र्क ये है कि इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले KS के ज़रिए अगर हम अमाउंट निकालने की बात करें तो KS इज़ इक्वल्स टू D1/P0 प्लस G। ये फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। D1 आप जानते हैं कि हमने स्टॉक डिविडेंड के, स्टॉक वैल्यूएशन के चैप्टर में पढ़ा था कि जो डिविडेंड हम नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है कि हम पे करेंगे उसको D1 कहते हैं। D0 का मतलब तो लास्ट पेड होता है, लेकिन D1 का मतलब जो नेक्स्ट हम पे करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसको D1 कहते हैं। और P0 कहते हैं हम स्टॉक के करंट प्राइस को, कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में किस रेट पर ऑफर हो रहा है, किस रेट पर ट्रेड हो रहा है, तो वो P0 है। और G जो है वो आपका ग्रोथ रेट होता है। तो ये फार्मूला आपकी इंटरनल का है। अगर इंटरनल इक्विटी का इस्तेमाल किया गया है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर एक्सटर्नल है तो अब फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ तक तो आप देख रहे होंगे कि फार्मूला सेम है, बस यहाँ नीचे P0 पे 1 - F हो जाएगा। 1 - F। F स्टैंड्स फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट। F स्टैंड्स फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? जब आप एक्सटर्नल शेयर्स के थ्रू पैसे लेकर आते हैं, यानी नए शेयर्स को इशू करते हैं और पब्लिक से पैसे आते हैं, तो नए शेयर्स को इशू करने पर कुछ कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है और उस कॉस्ट को हम कहते हैं F फ्लोटेशन कॉस्ट। फॉर एग्जांपल कि आप जब नए शेयर्स इशू करते हैं तो आपको बैंक को अपॉइंट करना पड़ता है और बैंक जो है वो गारंटी लेता है कि वो आपको पब्लिक से इतना अमाउंट लेकर देगा, लेकिन बैंक उस पर अपना कमीशन चार्ज करता है। तो बैंक को जो कमीशन दिया जाता है वो फ्लोटेशन कॉस्ट की कैटेगरी में आता है। आप जो नए शेयर्स की प्रिंटिंग करवाते हैं वो आपकी जो है फ्लोटेशन कॉस्ट की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से
न्यू शेयर्स इशू करने पर जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है उसको एफ यानी फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। और ये कॉस्ट अमूमन, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अमूमन ये 5 to 10% के इन बिटवीन कहीं हो सकती है। वैसे ये क्वेश्चन में गिवन होती है जो भी इसकी परसेंटेज है। अगर ये 5% है तो आपने इधर 5% इसकी जगह रखना है, 1 में से उसको माइनस कराकर P0 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले एक फैक्टर का फ़र्क है, वो आपको वाज़े तौर पे दिख रहा होगा और आपको यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट लाजमी दी जाएगी। तो ये तो हो गया KS। अगर KS मिस हो जाए तो फिर आप इनमें से किसी एक फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड आपके पास है फॉर KPS। KPS कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है। और कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक में भी दो बातें हैं, इसमें भी है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ ऊपर वाले फैक्टर में। अब हम डायरेक्ट इस बात पर आते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल का फॉर्मूले जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक में क्या बनेंगे। अगर हम KPS कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला इसका DPS ओवर VPS होता है, डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक और वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ये P0 कॉमन स्टॉक की वैल्यू है और VPS प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू है। ऊपर D1 है, नेक्स्ट डिविडेंड है जो एक्सपेक्टेड है। अच्छा, और यहाँ ग्रोथ प्लस हो रही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ ग्रोथ प्लस नहीं हो रही और ना ही यहाँ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड लिखा है। अब ये दो फैक्टर क्यों नहीं है उसकी वजह सुने। कॉमन स्टॉक पे हम जानते हैं कि डिविडेंड जो है वो ग्रो कर सकता है, वो ज़्यादा होकर मिल सकता है। प्रेफर्ड स्टॉक की तो सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उस पर मिलने वाला डिविडेंड आपका फिक्स होता है। अगर आपको फिक्स डिविडेंड ही हर साल मिलता है तो फिर उसमें ग्रोथ तो नहीं हो सकती, और जब ग्रोथ ही नहीं हो सकती तो फिर जी आप प्लस नहीं करवाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर जो डिविडेंड है अब उसमें नेक्स्ट एक्सपेक्टेड या लास्ट वाले की कैटेगरी ख़त्म हो जाती है। वजह यह है कि अगर लास्ट कुछ मिला है और नेक्स्ट कुछ और मिलना है तो वैल्यू अलग अलग हो सकती है। फिर आपको यहाँ मेंशन भी करना पड़ेगा कि आप लास्ट वाला लिख रहे हैं या नेक्स्ट वाला लिख रहे हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा D1 आप नेक्स्ट वाला दिखा रहे हैं तो लास्ट वाला हो सकता है कम हो, नेक्स्ट वाला ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर चूँकि डिविडेंड तो फिक्स है तो जो लास्ट मिला है वही नेक्स्ट मिलेगा, वही उससे नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो इसमें ग्रोथ तो चूँकि होनी नहीं है तो हम यहाँ पर DPS से ही सिर्फ उसको मेंशन करेंगे, उसमें लास्ट या नेक्स्ट की कोई कैटेगरीज नहीं है क्योंकि ग्रोथ नहीं होनी, और इधर GB प्लस नहीं होगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया KPS का, इंटरनल का। और एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो फॉर्मूले में DPS डिवाइडेड बाय VPS सेम फॉर्मूला है, बस वही एक फैक्टर ऐड करना होगा 1 माइनस F। F स्टैंड्स फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी आप सेम फॉर्मूला यूज़ करें। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों की टेक्निक्स देखें तो बिल्कुल सेम है, फ़र्क सिर्फ ग्रोथ का है। वहाँ ग्रोथ है, यहाँ ग्रोथ नहीं है। तो ये आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल के फॉर्मूले हो गए। अगर KPS मिस कर दिया जाए तो आप इनमें से किसी एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक्सटर्नल है तो इससे और इंटरनल है तो इससे निकाल सकते हैं। और फिर लास्ट फैक्टर है KD। KD जो है जिसे हम कॉस्ट ऑफ डेट कहते हैं, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं होता बल्कि इसमें होता है बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, या प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स भी कह सकते हैं इसको, टैक्स से पहले और टैक्स के बाद। अगर हम, चूँकि मैं आपको वहाँ पर भी बता चुका था कि एक डेट ही है जिसके अंदर टैक्स का फैक्टर कंसीडर करना होता है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अगर हम बात करें कि बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट होगी, तो KD निकालने का फॉर्मूला जो हमने बॉन्ड वैल्यूएशन में सीखा था बिल्कुल वही यूज़ करना है। I प्लस F माइनस V0 ओवर N डिवाइडेड बाय 0.6 V0 प्लस
0.4f, यही वो फॉर्मूला है जो हमने बॉन्ड वैल्यूएशन में सीखा था बॉन्ड की कॉस्ट को निकालने के लिए, और वही फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज़ करते हुए KD को कैलकुलेट करना है। लेकिन आफ्टर टैक्स की अगर बात की जाए तो आफ्टर टैक्स को, जिसको मैं कह रहा था कि आप पोस्ट टैक्स KD भी कह सकते हैं, तो आपने इसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना होगा प्री टैक्स KD 1 माइनस परसेंटेज ऑफ टैक्स। अब आप देखिए कि आपके पास प्री टैक्स KD 1 माइनस परसेंटेज ऑफ टैक्स। अब टैक्स की परसेंटेज तो गिवन होगी, ये जो प्री टैक्स है ये कहाँ से आएगा? आपने प्री टैक्स ही तो निकाला था, ये बिफोर टैक्स और प्री टैक्स एक ही बात होती है। तो जो इस फॉर्मूले को सॉल्व करके निकला होगा KD, ये प्री टैक्स कहलाएगा, और ये ही वाला अमाउंट उठाकर यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और फिर 1 माइनस टैक्स परसेंटेज सॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा पोस्ट टैक्स KD। तो बुनियादी तौर पे ये आपके पास सारे फैक्टर्स जो 7 वेरिएबल्स थे वैक के फॉर्मूले के, वो पूरे 7 वेरिएबल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। टैक्स का जो रेट है वो मैंने कहा गिवन होगा या 40% एज्यूम हो जाएगा, लेकिन अगर हम W's की बात करें और K की बात करें तो सारे W's जो हैं वो हम यहाँ निकाल चुके हैं, वेट ऑफ कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक और डेट। और इसी तरीके से हमने K में कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक और कॉस्ट ऑफ डेट, ये भी सारी कैलकुलेट कर ली। इंटरनल एक्सटर्नल, बिफोर और आफ्टर का फ़र्क भी देख लिया। तो आप गौर कीजिए कि इस पूरे चैप्टर को जो बेस किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले पर बेस किया जा रहा है। पूरे चैप्टर में ये एक ही फॉर्मूला है जो कि बेस कर रहा है पूरा चैप्टर इस फॉर्मूले के ऊपर, और इस फॉर्मूले को मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। होपफुली कि आपको ये सारी बात जो है वो समझ में आ चुकी होगी, और स्टिल इस फॉर्मूले में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन आपने इस फॉर्मूले को गौर से समझ लेना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में KS मिस कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि KS को निकालें, तो आप KS किस तरह से निकालते हैं वो आपके जहन में फ़ौरी तौर पर ये दो फॉर्मूले आ सकते हैं। लेकिन आपको ये भी जहन में रखना है जहाँ जहाँ KS यूज़ हो सकता है वहाँ से KS को निकाला भी जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस फॉर्मूले को सॉल्व करने पर आंसर आता है आपके पास वैक। इस फॉर्मूले को सॉल्व करके आंसर आपके पास आता है वैक, लेकिन अगर मैं KS मिस कर दूं तो आप कहेंगे सर फिर वैक तो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरा अमाउंट गिवन होगा तो वैक निकलेगा। बट अगर मैं KS मिस कर दूं और वैक का आंसर आपको दे दूं, यानी वैक खुद निकाल कर दे दूं और बाकी सारे फैक्टर्स भी बताऊं, सिर्फ एक फैक्टर है जो मिस कर देते हैं वो है KS। अगर एक चीज़ आपने मिस कर दी KS और बाकी W's भी सारे बता दिए और KPS, KD, टैक्स का रेट और वैक भी बता दिया, तो अब KS उस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा क्योंकि उस फॉर्मूले के लिए फिर अलग किस्म का डाटा रिक्वायर्ड है। उसमें तो ग्रोथ चाहिए, उसमें तो P0 चाहिए, D1 चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बाकी सारी चीज़ें हैं और वैक का जो आंसर है वो भी गिवन है, तो आप इसको एक अननोन वैल्यू समझकर पूरा सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले से KS निकल सकता है। तो आप ये ना सोचें कि KS के सिर्फ यही दो फॉर्मूले हैं। KS चूँकि इस पूरी इक्वेशन में भी आ रहा है तो इस इक्वेशन से भी KS को ड्राइव किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से KPS के ये ना समझे कि यही दो फॉर्मूले हैं। अगर इस इक्वेशन में KPS आ रहा है तो इस इक्वेशन से भी KPS निकल सकता है अगर बाकी सारी चीज़ें दे दी जाएं। बिल्कुल इसी तरह KD का भी मामला है। तो हमें जो है वो सम टाइम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें अपने पैटर्न पर ही चल रही हों। पैटर्न तो ये है जो आपको लिखवा दिया, लेकिन आपने जहन यहाँ भी चलाना है कि यहाँ से भी कोई चीज़ अननोन हो सकती है और हम इसी इक्वेशन से ड्राइव कर लें अगर हमें वैक का आंसर दे दिया जाए तो, क्योंकि वैक तो मेन चीज़ है। अगर यही उसने बता दिए तो उसका मतलब इसने कुछ ना कुछ यहाँ से मिस कर दिया होगा। अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात इस चैप्टर में आपको समझनी होगी कि ये 3 फैक्टर्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इस फॉर्मूले के 3 कंपोनेंट्स हैं, एक कॉमन का, एक प्रेफर्ड का और एक डेट का। उन तीनों के जो फॉर्मूलाज हैं
वो मैंने वैक के अंदर उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को अलग अलग करके दिखा दिया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रेफर्ड स्टॉक से हासिल होने वाले अमाउंट को यूज़ नहीं किया जाता, यानी वो प्रेफर्ड की सोर्स को यूज़ नहीं कर रहे होते। अगर आप गौर कीजिए कि प्रेफर्ड की सोर्स इस्तेमाल नहीं की जा रही है तो अब वैक का फॉर्मूला फिर ये नहीं रहेगा, वैक का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। वैक का फॉर्मूला इन एब्सेंस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक अब जो है वो रह जाएगा WS और KS, ये पहला वाला फैक्टर, और प्लस WD थर्ड फैक्टर, और KD 1 - परसेंटेज ऑफ टैक्स। तो आप देखें इसमें जो सेकंड फैक्टर है वो फिर हटा देंगे। वजह ये है कि जब सेकंड फैक्टर है ही नहीं तो उसकी जगह ज़ीरो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये है नहीं तो इस फैक्टर को आप बिल्कुल एलिमिनेट कर दें और वैक का फॉर्मूला सिर्फ ये रह जाएगा। लेकिन किसी भी कंपनी में ये दो सोर्सेस लाजमी तौर पे यूज़ होती हैं, तो आप अगर वैक को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट लाजमी तौर पे यूज़ हो रहा होता है। बहुत रेयर केसेस हैं, बहुत ही रेयर केसेस हैं जिसके अंदर कंपनी जो है वो डेट को भी यूज़ नहीं करती। अगर डेट भी यूज़ नहीं हो, प्रेफर्ड भी यूज़ ना हो, सिर्फ कॉमन ही यूज़ हो, तो फिर फॉर्मूला सिर्फ ये रह जाएगा वैक का पहला वाला फैक्टर। लेकिन ये इंतहाई रेयर केसेस होते हैं, उसमें फिर 100% ओनर इक्विटी होती है, उसमें डेट्स का पोर्शन नहीं होता है। तो ये चूँकि अब नॉर्मली हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मली आपका सबसे ज़्यादा जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये वाला, और अगर प्रेफर्ड आ जाता है तो आपने ये कंप्लीट फार्मूला यूज़ करना है। तो उम्मीद ये है कि आपको ये पूरी बात क्लियर हो गई होगी, और इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर को आपने एक्सरसाइज निकालनी है, इसकी पूरी एक्सरसाइज आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। जहाँ कहीं पर भी प्रॉब्लम आए ज़रूर आपने पूछना है। पास्ट पेपर्स में भी इसका अच्छा खासा मटेरियल मौजूद है, पास्ट पेपर में इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, तो वो आपने सॉल्व करने हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर्स में सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे वैक ही निकालने को कह रहा है। किसी क्वेश्चन में अगर आपसे KS की कॉस्ट इंटरनल या एक्सटर्नल निकालने को कही जाए तो समझ जाएं ये भी इसी चैप्टर का पार्ट है। किसी चैप्टर में आपको इंटरनल एक्सटर्नल प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट निकालने के लिए दी जाए तो समझ जाएं ये इसी चैप्टर का पार्ट है, और किसी उसमें आपके क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालने को दी जाए तो भी समझ जाएं ये इसी चैप्टर का पार्ट है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपने वैक को ही निकालना हो। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है। अब इसमें जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से चैप्टर मुकम्मल हो चुका है और अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।